नमस्कार दोस्तों। आज अपने 49 डेज चैलेंज का डे 1। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 1 जनवरी 2025 से आपके लिए 49 डेज का चैलेंज लेके आएंगे, जिसके अंदर आपको 5 टेस्ट सीरीज और 2 प्री बोर्ड के पेपर हमारे ऐप अरावली एकेडमी पर उपलब्ध करवाए जाएंगे और उसकी तैयारी हम हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर करेंगे। यहाँ पर अपनी जो पहली टेस्ट सीरीज है वो ऑप्शनल क्वेश्चन की है। ये जो टेस्ट सीरीज है वो अपने पास 6 दिन तक लगातार चलती रहेगी। उसके बाद 7वें दिन आपको उसके इवैल्यूएशन के लिए हमारे ऐप अरावली एकेडमी पर एक पेपर अवेलेबल करवाया जाएगा। आपको उस पेपर को हल करना है और उसी पेपर को हम अगले दिन अपने चैनल अरावली पाठशाला पर हल करवाएंगे, ताकि आपको अपना मूल्यांकन अच्छे से हो जाए कि आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से रही। तो उसके लिए पहले हम 6 दिन तक अपने चैनल पर उसकी तैयारी करेंगे और वो तैयारी है वो बोर्ड एग्जाम के अनुरूप ही रहेगी। कि जैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर अपने 18 ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो हम 18 ऑप्शनल क्वेश्चन की तैयारी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही करेंगे। जैसे प्रत्येक चैप्टर से जितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें उनकी तैयारी उसी के हिसाब से करनी है। तो डेली हम आपके लिए 18 क्वेश्चन लेके आएंगे। उन 18 क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे, वहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का हम अच्छे से विश्लेषण करेंगे, उन सभी को एनालाइज करेंगे और वहाँ से और कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ से किन किन की संभावना बन रही है, उन सभी को हम ढंग से पढ़ेंगे। तो जुड़ जाना है हमारे चैनल अरावली पाठशाला के साथ में। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। अपनी जो पहली क्लास है ये, उसके अंदर हम ऑप्शनल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन है वो टोटल 18 है। तो समझ लीजिए आपके पास 18 नंबर है, वो बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आपको कंफर्म करने हैं तो क्लास के साथ में जुड़े रहना है, क्योंकि ये जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है यही से बोर्ड एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाएंगे। इन सवाल के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन है वो यही से लिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो आपको अगर वहां से पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो क्लास के साथ में जुड़े रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन अपने पास कि पूर्णांक संख्या है 72 और 120, उसका एचसीएफ कितना होगा। दो संख्याएं दे रखी है, एक 72 है और 120 है, उसका हमें एचसीएफ पूछा है। तो ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो पहले चैप्टर से लिया गया है। जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, वहां से अपने पास 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। तो हमने इस टेस्ट सीरीज के अंदर भी 2 ऑप्शनल क्वेश्चन को शामिल किया है। अगले 6 दिन जैसे ये टेस्ट सीरीज आगे बढ़ती रहेगी तो प्रत्येक दिन आपको वहां से 2-2 ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी टोटल मिलाकर आपके पास 12 क्वेश्चन तो इस चैनल पर अवेलेबल होंगे और 2 क्वेश्चन आपको इवैल्यूएशन के लिए मिलेंगे। तो वहां से आपकी तैयारी इस प्रकार से हो जाएगी कि जो भी कॉन्सेप्ट होगा उससे बाहर तो कोई भी क्वेश्चन फिर बनेगा नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन है वो उस कॉन्सेप्ट के अंदर से ही रहेंगे। हो सकता है कि संख्याओं के अंदर परिवर्तन आ जाए, लेकिन उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। जितने पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, जो जो क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एचसीएफ पूछा है, तो यहाँ से और क्या क्या पूछा जा सकता है कि संख्या यही होगी। यहाँ पर इसका एलसीएम पूछा जा सकता है। हो सकता है इसका एचसीएफ दे रखा हो और फिर इसका एलसीएम निकालने को पूछा जाए, यानी यहाँ पर अलग प्रकार से कुल मिलाकर टोटल 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो 5 क्वेश्चन कौन से होंगे कि पहला तो ये पूछा जाएगा कि 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो पहला तो उसका अभाज्य गुणनखंड लिखना। दूसरा कि उन अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। फिर इसका एचसीएफ निकालना, सवाल नंबर 3 हो गया। फिर इसका एलसीएम निकालना, सवाल नंबर 4 हो गया। और एचसीएफ और एलसीएम में से एक मान देना और दूसरा मान पूछना। ये टोटल मिलाकर यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं, यानी आपको इसको एक क्वेश्चन के तौर पर नहीं लेना है। यहाँ से ध्यान रखना है कि टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। पूछा गया 72 120 का एचसीएफ। तो पहले तो 72 और 120 का हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड जब भी हम करते हैं तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है उसका भाग देते हैं पहले, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है अपने पास 2। तो 2 से भाग देना स्टार्ट करना है। तो 2 के लिए भाजकता का नियम पता होना चाहिए कि जिस संख्या में हम 2 का भाग दे रहे हैं उसके इकाई का अंक अगर सम है तो वहां पर 2 का भाग जाएगा। अगर 2 का भाग जाना बंद होता है तो फिर अगला भाग हम देते हैं 3 का। और 3 के भाग के लिए हम देखते हैं कि जो संख्या है उसके अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य है कि नहीं है। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो उसमें 3 का भाग जाएगा। अगर 3 का भाग नहीं जा रहा है तो अगला हम चेक करेंगे 5 का। अगर इकाई का अंक 0 है या 5 है तो 5 का भाग जाएगा।
अगर 5 का भाग नहीं जा रहा है तो अगला हम किसका चेक करते हैं, 7 का। और वैसे ये वो सीरीज आगे की ओर चलती रहती है, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ये जो भी अभाज्य संख्या आते आगे जाएगी उन्हीं अभाज्य संख्याओं का हमें भाग देना है। तो 72 के अंदर इकाई अंक 2 है, 120 में भी इकाई अंक 0 है, दोनों के अंदर इकाई अंक सम है, यानी 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग दिया, ये आ गया 36। इकाई अंक सम है, 2 का भाग जाएगा 18। इकाई अंक सम है, 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा 9। अब 9 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है तो किसका भाग देना पड़ेगा, 3 का। 9 के अंदर 3 का भाग 3 बार और 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार। जब शेषफल 1 बच जाता है तब जाकर हमें रुक जाना है। फिर 120 में अगर भाग दे तो पहले भाग जाएगा 2 का, ये भाग गया 60 बार। 2 का भाग दिया 30 बार। 2 का भाग दिया 15 बार। अब यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 15 के अंदर 3 का भाग जाता है, कितनी बार, 5 बार। और 5 के अंदर केवल 5 का भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार। ये संख्या छोटी है जहाँ पर हमें भाग पता है कि यहाँ पर 2 का भाग आराम से चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें भाजकता के लिए कुछ विशेष नियम देखने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी संख्या है तो ये आप भाग आराम से दे सकते हैं। यहाँ पर हमने भाजकता के ज्यादा नियमों का इस्तेमाल नहीं किया है, सारी संख्या सिंपल थी, सबके अंदर किसका भाग जा रहा है वो हमें नॉर्मली पता रहता है। अब इसका अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो पहले तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। 72 और 120 को, 72 देखना लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अगर ऐसे लिखा है तो ये तो उसका हो गया गुणनखंड। ये क्या हुआ उसका गुणनखंड। 120 को भी अगर लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तो हमने क्या लिखे हैं, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, यानी जो संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दर्शाया है, ये होता है अभाज्य गुणनखंड। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में क्या बोलते हैं कि जो भी अपने पास संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, वो उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो ये हमने 72 है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ही तो लिखा है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसको व्यक्त किया है, 72 को। सेम 120 को भी हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है, तो ये इसके कहलाएंगे गुणनखंड। अगला अगर हमें पूछा जाए कि जो गुणनखंड है उसको घातांक रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तब यही जो 72 है उसको हम लिखेंगे 2 कितनी बार है, 3 बार, तो ये लिखा जाएगा 2 की घात 3, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2। यानी 72 को अब की बार हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के घातांक रूप में लिखा है कि अभाज्य संख्या है उनका गुणनफल भी है लेकिन उनका घातांक रूप है, यानी अब की बार हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 को 2 की घात 3 के रूप में लिखा है, तो ये उसका घातांक रूप है। जो सवाल है वो घातांक रूप में भी पूछा जा सकता है। वैसे 120 को अगर लिखने जाए तो उसको लिखेंगे 2 की घात 3 और 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 5 एस इट इज, तो ये हो गया अपने पास गुणनखंड, ये हो गया गुणनखंड का घातांक के रूप में प्रदर्शन। अब यहां से अगर इसका एचसीएफ निकालना है, इसका अगर हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं, एचसीएफ चाहिए हमें 72 और 120 का। देखिएगा जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो वहां पर हमें क्या करना है कि जो भी अपने पास अभाज्य संख्या आ रही है दोनों के अंदर, पहली संख्या 72 दूसरी 120, यहाँ पर जो भी अभाज्य संख्या आ रही है वहां पर कॉमन अभाज्य संख्या कौन सी है वो लिखनी है पहले तो यहाँ पर देखिए 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 यहाँ पर है लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, तो दोनों के अंदर जो अभाज्य संख्या कॉमन आ रही है वो है 2 और 3। तो पहले तो वो अभाज्य संख्या लिख लेनी है, वो अभाज्य संख्या जो दोनों के अंदर कॉमन आती है वो लिख ली। फिर उनकी हमें न्यूनतम घात लिखनी है, जो अभाज्य संख्या हमने लिखी है कॉमन के रूप में उसकी जो न्यूनतम घात है वो लिखनी है। 2 की दोनों के अंदर अगर न्यूनतम घात देखा जाए तो वो 3 ही है, क्योंकि 3 के अलावा कोई दूसरी घात यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी लिखेंगे, 3। अगर ऐसा होता यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ पर कोई और संख्या होती और यहाँ पर आता 2 की घात 4, तब 3 और 4 में न्यूनतम कौन सी थी, 3, तब हम 3 चुनते।
अगर बाई चांस यहाँ पर 2 होता तब 3 और 2 के अंदर न्यूनतम घात कितनी कहलाती? 2, तब हम वो 2 घात चुनते। तो जब भी एचसीएफ लिखते हैं तो जो अभाज्य संख्या कॉमन आ रही है उसकी न्यूनतम घात लिखी जाती है। तो अभाज्य संख्या 2 आ रही थी कॉमन, 2 की न्यूनतम घात 3। फिर अभाज्य संख्या क्या आ रही है? 3 कॉमन आ रही है, तो 3 की न्यूनतम घात, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो न्यूनतम घात कितनी है? 1। तो 2 की घात 3 8 और 3 की घात 1 3, 8 तिया 24, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। वैसे ही पूछा जाए कि एलसीएम कितना है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जिस भी संख्या का हमें एलसीएम निकालना है, जिस भी संख्या का हमें एलसीएम निकालना है, उस संख्याओं के हमने जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसके अंदर देखना है कौन कौन सी अभाज्य संख्या आ रही थी, वो सारी की सारी अभाज्य संख्या लिखनी है। जो जो अभाज्य संख्या आती है वो सारी की सारी लिखनी है। यहाँ पर देखते हैं तो अभाज्य संख्या एक तो आ रही है 2, एक आ रही है 3 और एक आ रही है 5। दोनों के अंदर मिलाकर कुल मिलाकर 3 ही अभाज्य संख्या है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। अब उसकी हमें अधिकतम घात लिखनी है। उनकी कैसी घात लिखनी है? अधिकतम। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और 5 तो केवल यहाँ पर एक बार ही लिखा हुआ है, तो 5 को 5 के रूप में लिखा। 2 की घात 3 मतलब 8, 3 की घात 2 मतलब 9 और गुणा में 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 360। यानी इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360, एचसीएफ आएगा 24। तो पहले हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए, फिर उन्हीं अभाज्य गुणनखंडों को घातांक रूप में व्यक्त किया, फिर उसका एचसीएफ ज्ञात किया, फिर एलसीएम ज्ञात किया। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है कि अगर अपने पास दो संख्या है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये संबंध होता है पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ में, कि चाहे दोनों संख्याओं का गुणा करें या दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें, दोनों से जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी। आप चाहे तो 24 और 360 का गुणा करें या 72 या 120 का गुणा करें, जो मान आएगा वो दोनों से बराबर रहेगा। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर अपने पास 5 क्वेश्चन है वो कवर होते हैं। अभाज्य संख्या उनका हमने गुणनखंड किया है, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध। यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तैयार रखना है। अगला सवाल है, देखना जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले सवाल में पढ़ा था वही यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर कहा था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि पूर्णांक x व 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है तो x का मान क्या होगा? यानी यहाँ पर जो x है वो एक संख्या है, x एक पूर्णांक है यानी एक संख्या है, तो एक संख्या x है दूसरी संख्या 18 है, तो चाहे x और 18 का गुणा करें या फिर उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें, दोनों से जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या क्या है? x है, दूसरी संख्या 18 है, एलसीएम कितना है? एलसीएम 36 और एचसीएफ कितना है? 2। x की वैल्यू निकालनी है, 18 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 36 गुणा 2 बटे में आ जाएगा 18। 18 से काटे कितनी बार? 2 बार, तो x बराबर 2 इंटू 2 आ जाएगा 4। यानी यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो ये अपने पास वही एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है और उसी के इस्तेमाल द्वारा हमने x की वैल्यू निकाली है। ध्यान रखना है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ। चाहे एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें या चाहे दोनों संख्याओं का गुणा करें, वो मान है वो बराबर आएगा। यानी टोटल मिलाकर 4 एलिमेंट है अपने पास, 1 2 3 4। इस चारों में से कोई एक गायब किया जा सकता है और उसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जब एग्जाम के अंदर सवाल आएगा तो चारों में से हो सकता है कि एक की वैल्यू नहीं दी हो और वही वैल्यू में निकालने को कहे, तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सभी को दूसरी तरफ। अगर इसको ज्ञात करना है तो इसको उधर भेजना है, इसको ज्ञात करना है तो इसको इधर भेजना है, इसको ज्ञात करना है तो इसको इधर भेजना है और इसको ज्ञात करना है तो इसको इधर भेजना है। यानी चारों में से
3 का मान पता है तो चौथे को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपने पास गणित का बेसिक नियम होता है। अगला सवाल, ये अपने पास रियल नंबर से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हमने उसी के अनुरूप टेस्ट सीरीज के अंदर भी 2 क्वेश्चन पिक किए हैं और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ध्यान रखना, यहां से बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है संख्याएं चेंज हो, लेकिन जो सवाल पूछने का पैटर्न है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। अगला सवाल, चैप्टर नंबर 2, बहुपद। काय बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 के शून्यक a व b है, तो a प्लस b का मान क्या होगा? बहुपद है, बहुपद की अधिकतम घात 2 है, यानी ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं। यहाँ पर अल्फा को a कहा है, बीटा को b कहा है। a प्लस b पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बोला है। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, तो जो शून्यकों का योग होता है वो होता है माइनस बी बटे ए। और b और a क्या होते हैं? जब हम द्विघात बहुपद की तुलना उसके मानक रूप के साथ करते हैं तो x स्क्वायर का जो गुणांक है वो a कहलाता है, x का गुणांक है वो b कहलाता है, और जो अचर पद है वो c कहलाता है। यानी शून्यकों के योग के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणा। ये ध्यान रखना है, शून्यकों के योग के लिए हम क्या लिखते हैं? शून्यकों का अगर हमें योग लिखना है तो उसके लिए हम लिखते हैं माइनस x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। शून्यकों का योगी पूछा है, शून्यक a और b है और यहाँ पर प्लस का निशान है, मतलब a और b को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। माइनस का निशान है तो माइनस, और x का गुणा, x के आगे जो गुणा में संख्या है आगे वो लिखनी है, तो x के आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस का 4। ये माइनस तो फॉर्मूले का है और x का गुणांक है वो -4 है, तो ये -4 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। तो एक्स स्क्वायर का आगे गुणा में कौन सी संख्या है? कोई संख्या नजर नहीं आ रही, मतलब कितनी है? 1 है, तो a प्लस बी माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4 बटे 1, तो आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट। हम लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है, जो अपने पास अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर होता है? माइनस बी बटे ए के बराबर, और अल्फा गुणा बीटा है वो किसके बराबर होता है? सी बटे ए के बराबर। यानी अगर हम शून्यकों का गुणनफल लिख रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल लिख रहे हैं तो उसके लिए लिखते हैं अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। ये होता है अपने पास शून्यकों का गुणनफल, तो ये फॉर्मूला भी साथ में तैयार रखना। शून्यकों का गुणनफल है वो हम लिखते हैं अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और डायरेक्ट अगर याद रख सकते हैं तो रखना है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। सी है वो अचर है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा, क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है वो लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कहलाएगा अपने पास ए, एक्स का गुणांक है वो कहलाएगा बी, और जो अचर पद है वो कहलाएगा सी। अगला क्वेश्चन, काय बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसके शून्यक a और b है, तो ए बी का मान क्या होगा? ए बी यानी a गुणा b, ए भी शून्यक है, b भी शून्यक है और दोनों का गुणा हो रहा है, यानी शून्यकों का गुणनफल पूछा है। हम कहते हैं अल्फा गुणा बीटा, वो होता है c बटे a के बराबर, और c यानी अचर पद बटे में a यानी एक्स स्क्वायर का गुणा। यहाँ पर अल्फा भी शून्यक है, बीटा भी शून्यक है, तो यहाँ पर शून्यक क्या है? a और b है, तो अल्फा की जगह a, बीटा की जगह b बराबर c बटे a। c क्या है? अचर पद, तो अचर पद कितना है? 6 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा, तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? 3 है, तो ये आ गया 3, ए बी आ जाएगा 6 बटे 3 2, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना आएगा? 2। यहाँ पर हो सकता है योगफल भी पूछा जाए, आप बता सकते हैं यहाँ पर योगफल कितना आएगा?
आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल नंबर 4 के लिए शून्यकों के योगफल का मान बताना है कि शून्यकों के योगफल का मान कितना होगा, और सवाल नंबर 3 के लिए शून्यकों के गुणनफल का मान बताना है। a प्लस बी हम ज्ञात कर चुके हैं, ए बी आपको ज्ञात करना है सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 4 के अंदर ए बी ज्ञात कर चुके हैं, a प्लस बी ज्ञात करना है। उसके उत्तर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। अगला सवाल चैप्टर नंबर 3। ये जो चैप्टर नंबर 2 था वहां से हमने 2 ऑप्शनल क्वेश्चन पिक किए थे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर भी 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे और वो कॉन्सेप्ट है वो शून्यकों के योग और गुणनफल का ही रहने वाला है। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो रेखिक समीकरण युग्म है अपने पास 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसके हल कितने होंगे? हलों की संख्या पूछी है। जो भी अपने पास रेखिक समीकरण होता है उसका जो मानक रूप है वो हम लिखते हैं ax + by + c बराबर 0, यानी x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और अचर पद है वो c है। इसकी तुलना इस समीकरण से भी करनी है, इसकी तुलना इस समीकरण से भी करनी है। तो a के 2 मान आएंगे, b के 2 मान आएंगे, c के भी 2 मान आएंगे। तो पहले समीकरण के साथ में तुलना करें तो उसे a1 b1 c1 कहे, दूसरे समीकरण के साथ में तुलना करें तो उसे a2 b2 और c2 कहे। यानी अगर इसकी तुलना में इसके साथ करते हैं तो यहाँ पर अपने पास a1 कितना आ जाएगा, x का गुणांक 9, b1 यानी y का गुणांक आ जाएगा 3, c1 यानी अचर पद वो आ जाएगा 12। वैसे ही अगर इसकी तुलना में इसके साथ करें तो a2 कितना आ जाएगा, x का गुणांक 18, b2 यानी y का गुणांक आ जाएगा 6, c2 यानी अचर पद वो आ जाएगा 24। यहाँ से अगर हम अनुपात ज्ञात करें a1 बटे a2 कि a1 बटे a2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो a1 है 9 बटे में a2 है 18। फिर b1 बटे b2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, b1 है अपने पास 3, b2 है 6। c1 बटे c2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, c1 है अपने पास 12, c2 है 24। 9 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, यानी 1 बटे 2। 3 से काटेंगे 2 बार, ये भी 1 बटे 2। 12 से काटेंगे 24, 2 बार, ये भी 1 बटे 2। यानी a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है और c1 बटे c2 के बराबर भी है। तीनों वैल्यू हैं वो बराबर आ रही हैं, यानी तीनों का अनुपात बराबर है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम कहते हैं कि जो दोनों रेखिक समीकरण युग्म है वो संपाती है। उन दोनों रेखिक समीकरणों से अगर हम रेखा बनाएंगे तो वो रेखा इस प्रकार से होगी कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा बनेगी। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो हम कहते हैं वहाँ पर रेखा है वो संपाती है, और जब संपाती रेखा होती हैं तो वहाँ पर उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हम कहते हैं जब भी कोई रेखाएं किसी को प्रतिच्छेद करें या स्पर्श करें तो जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती हैं वो उसका हल होता है। और संपाती रेखा में दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है, यानी वो उस रेखा के प्रत्येक बिंदु को स्पर्श कर रही है, और एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं तो उस पर जो हल होंगे वो भी अनंत होंगे, यानी अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से हल कैसे होंगे, अनेक होंगे। इसके हलों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसके अनंत हल कहलाएंगे। अगर इसकी जगह कंडीशन ऐसी होती कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर तो आ जाता, लेकिन अगर c1 बटे c2 के बराबर नहीं आता तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि दोनों रेखाएं हैं वो समांतर हैं। दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर रेखा का मतलब कि वो न तो कभी एक दूसरे को स्पर्श करेगी न ही प्रतिच्छेद करेगी, तो उस स्थिति में उसका कोई भी हल नहीं होता। जब रेखाएं समांतर होती हैं उस स्थिति में उसका कोई हल नहीं होता है। और अगर इस प्रकार से है कि a1 बटे a2 है, उसकी वैल्यू b1 बटे b2 के बराबर नहीं आ रही है, तो आगे c1 बटे c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो हम कहते हैं रेखा है वो प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी, और उसका केवल एक हल होगा। प्रतिच्छेदी यानी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। दो रेखाएं हैं तो वो केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करती है, यानी उसका जो हल होगा वो कितना होगा, 1।
या फिर कह सकते हैं अद्वितीय हल, यानी दूसरा हल नहीं है, केवल एक ही हल विद्यमान है। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो उसका एक हल होता है, रेखाएं समांतर है तो उसका कोई हल नहीं होता है, और अगर रेखाएं संपाती है, अगर रेखा संपाती है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहां से आपको ये सारी चीजें पता रखनी है। जब भी किसी रेखिक समीकरण युग्म का हल आता है, जब भी रेखिक समीकरण युग्म का हल आता है तो वो रेखिक समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं। चाहे एक हल आए या फिर अनंत हल आए, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हल निकल रहा है तो वो संगत है, और अगर हल नहीं निकल रहा है तो वो असंगत है। तो यहां से सीधा समझ में यह आता है कि जब रेखाएं समांतर है तो वो रेखिक समीकरण युग्म है वो असंगत होंगे, और अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही है या फिर संपाती रेखाएं बन रही है तो वहां पर जो रेखिक समीकरण युग्म है वो संगत है। समांतर रेखा है तो असंगत है, प्रतिच्छेदी या संपाती है तो संगत है। प्रतिच्छेदी रेखा है एक हल होगा, संपाती रेखा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और अगर समांतर रेखा है तो वहां पर कोई हल विद्यमान नहीं होगा। अगला सवाल कहा है x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 3 का हल क्या होगा। यहां पर अपने पास ये दो रेखिक समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों रेखिक समीकरणों को हमें हल करके x और y की वैल्यू निकालनी है। जो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं इसके अंदर जो आगे वैल्यू है वो x की है, पीछे वैल्यू है वो y की है। ध्यान रखना है रेखिक समीकरण युग्म है उसको हल करने के लिए हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहले मेथड ज्यादा थे ग्राफिकल मेथड, अपने एग्जाम के अंदर साइड ही पूछा जाए, वज्र गुणन विधि से हम हल करते थे, वो अपने कॉन्सेप्ट हट गया है। अब अपने पास केवल दो ही विधि है, एक प्रतिस्थापन है, एक विलोपन है। तो आप प्रतिस्थापन या विलोपन की सहायता से इन रेखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम इनको हल करेंगे तो पहले देखेंगे कि क्या उनके कोई गुणांक है वो आपस में बराबर है। अगर गुणांक बराबर है तब वहां पर आराम से हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों की अगर तुलना करते हैं तो प्रतिस्थापन की तुलना में विलोपन सरल दिखाई पड़ती है। तो हमें ट्राई करना है कि जो सवाल विलोपन से होता है उसको विलोपन से कर ले, क्योंकि प्रतिस्थापन के अंदर कैलकुलेशन बढ़ सकती है, विलोपन के अंदर एक चर है वो गायब हो जाएगा, दूसरा चर बचेगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको इवेल्यूट किया जा सकता है। तो पहला समीकरण है अपने पास x प्लस वाई बराबर 3, दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 3। देखना यहाँ पर प्लस का y है माइनस का y है, अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो प्लस वाई माइनस वाई आपस में जुड़कर 0 हो जाएगा, यानी दोनों समीकरणों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, अगर घटाना पड़ता है तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे तो इसके आगे माइनस रहेगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, 3 का भी चिन्ह बदल जाएगा। तो जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देने हैं, और जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, x प्लस 2x जोड़ा तो हो गया 3x, 3 प्लस 3 जोड़ा तो 6, तो x बराबर आ जाएगा 6/3, x बराबर आ जाएगा अपने पास 2, यानी x की वैल्यू तो आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब y की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू चाहे तो पहले समीकरण में रखें या फिर दूसरे में। अगर पहले में रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2, तो y बराबर आएगा अपने पास 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो जो हल होगा वो बिंदु कौन सा कहलाएगा, 2,1, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। आप रैखिक समीकरण को हल करने के लिए चाहे तो प्रतिस्थापन विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो मान आएगा वो बराबर आएगा। तो जो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है वो आप प्रतिस्थापन से भी निकाल सकते हैं और विलोपन से भी निकाल सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छे से आता है उस मेथड को अप्लाई कीजिए, कोई बाध्यता नहीं है। तो ये सवाल नंबर 5 और 6 ये तीसरे चैप्टर से थे, तीसरे चैप्टर से भी 2 सवाल आने वाले थे। अगला सवाल है वो चैप्टर नंबर 6 से है। जो त्रिभुज वाला चैप्टर है वहां से भी अपने पास 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, तो वो 2 ऑप्शनल क्वेश्चन हमें तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी 2 ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम अपनी प्रत्येक टेस्ट सीरीज का जो पार्ट है उसके अंदर भी 2 ऑप्शनल क्वेश्चन शामिल करते रहेंगे। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, कि समरूपता के नियम है
इसके अंदर से कौन सा ऐसा नियम है जो समरूपता का नियम नहीं है। अब ध्यान रखना है, समरूपता के जो नियम होते हैं वहां पर जो पहला नियम लिखते हैं वो अगर हम कहें एस एस एस, दूसरा नियम अगर हम कहें तो उसको एंगल एंगल भी बोल सकते हैं या फिर एंगल एंगल एंगल, क्योंकि दो कोण पता है और दो कोण आपस में बराबर आ रहे हैं तो तीसरा कोण है वो फिक्स है, बराबर ही आएगा। अगर किसी त्रिभुज की हम बात करते हैं, दो त्रिभुजों की तुलना कर रहे हैं, वहां पर दो कोण बराबर आ रहे हैं तो फिक्स है कि उसका जो तीसरा कोण है वो भी बराबर ही आएगा। तो जब एंगल एंगल की प्रॉपर्टी होती है या फिर एंगल 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 की प्रॉपर्टी होती है, एस 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 यानी साइड साइड साइड, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं या फिर तीनों कोण बराबर है, ये दो समरूपता के नियम होते हैं। और एक समरूपता का हम नियम लिखते हैं एस ए एस, यानी दो साइड है और जो एंगल है वो उन दोनों साइड के बीच में है, यानी साइड वाली दोनों भुजाएं समरूप हैं और उसके बीच का जो कोण है वो बराबर है। समरूपता का जो बेसिक नियम है वो यही कहते हैं कि संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। अगर इसी जगह सर्वांग समता का पूछें तो भुजाएं भी समान होती हैं, कोण भी समान होते हैं, लेकिन समरूपता के अंदर केवल कोण बराबर होते हैं, भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं, यानी भुजाओं के अनुपात निकालेंगे तो वो बराबर आएंगे, भुजा बराबर नहीं होगी, उनके अनुपात है वो बराबर रहेंगे लेकिन कोण है वो बराबर रहेंगे। तो अगर ऐसे एस की प्रॉपर्टी है यानी एंगल बराबर आ रहा है तो उसके साइड में जो भुजा उस एंगल का निर्माण कर रही है उनका अनुपात दोनों त्रिभुजों के अंदर कैसा आएगा, बराबर आएगा, तो वहां पर ऐसे एस की प्रॉपर्टी लगेगी। इसके अलावा अगर हम कोई नियम इस प्रकार से लिखते हैं जैसे ए ए एस, तो ये नियम होगा क्योंकि यहां पर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरी साइड चाहे बराबर समानुपाती हो या ना हो, डायरेक्ट हम एंगल एंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, तो ये वाला नियम भी होता है। फिर अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें ए एस ए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी दो कोण बराबर आ रहे हैं तो तीसरी भुजा तो हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर भी दो कोण बराबर आ रहे हैं, तीसरी भुजा को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो समानुपाती आती है तो भी ठीक है, अगर नहीं आती है तो भी अपने दो एंगल से ही काम चल जाएगा। ए ए एस, यहाँ पर भी दो एंगल बराबर आ रहे हैं तो हमें इस भुजा से तो कोई लेना देना रखना ही नहीं है, हमें केवल दो कोणों से ही मतलब था, दो कोण बराबर आ रहे हैं तो तीसरा कोण बराबर ही आएगा। तो ये भी नियम होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ध्यान रखना है ये वाला नियम नहीं होता है, ये वाला नियम है वो नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, एक कोण बराबर है और उसके बाद में दो भुजाएं हैं वो समानुपाती है, एंगल है वो बीच में नहीं है, वो किनारे पर है, एंगल है वो किनारे पर है, उसके बाद में दो भुजाएं हैं वो समानुपाती आ रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। साइड वाली भुजाएं समानुपाती होती है, उसके बीच का जो एंगल है वो समान होता है, यानी जो नियम है वो ये सही होता है, ये वाला नियम गलत है। एंगल है वो साइड में नहीं रखना है, एंगल का रखना है बीच में। यहाँ पर हमने दो कोण लिए थे तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर भी दो कोण बराबर है, इसका कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर भी दो कोण बराबर है, चाहे साइड बीच में आ रही है तो उससे अपने कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अपने दो कोण बराबर आ गए हैं तो तीसरा कोण वैसे भी बराबर होगा, तो हम इस नियम को लिख सकते हैं, लेकिन इस नियम को नहीं लिखा जा सकता क्योंकि यहाँ पर एंगल है वो बाहर की ओर है, उसके बाद में दो भुजा है, अगर ये एंगल बीच में होता है इन दोनों भुजाओं के तब ये वाला नियम अप्लाई कर सकते थे। सेम इसको अगर इस प्रकार से लिखें एस एस ए, तो ये भी अपने पास समरूपता का नियम नहीं होता है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है एस 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 का नियम होता है, एंगल एंगल या फिर एंगल 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 का नियम होता है, एस ए एस का नियम होता है, एंगल एंगल एस यानी एंगल एंगल साइड, दो कोण है और एक भुजा है, ये भी नियम हो जाएगा। साइड एंगल एंगल, यहाँ पर भी दो एंगल है मतलब ये नियम भी हो जाएगा। एंगल साइड एंगल, यहाँ पर भी दो एंगल है मतलब ये नियम भी हो जाएगा। यहाँ पर एंगल साइड साइड ये नियम नहीं होगा क्योंकि एक कोण दिया हुआ है, अगर दूसरा कोण दे रखा होता तो ये भी नियम बन जाता, लेकिन एक कोण है और फिर दो भुजाएं हैं, तो ये कब होता है, जब ये एंगल दोनों भुजाओं के बीच में होता है जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये वाला नियम होता है, ये वाला नियम नहीं आता। सेम इसको अगर उल्टा करके लिखे एस एस ए, तो ये भी समरूपता का नियम नहीं होगा। एक और हम समरूपता का नियम लिखते हैं आर एच एस, यानी जब भी समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज सारे के सारे
समरूप होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो वहां पर हम RHS की प्रॉपर्टी लगाते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है? एंगल एंगल एंगल, ये नियम होता है। भुजा कोण भुजा यानी SAS ये होता है। फिर भुजा 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 SS, ये भी समरूपता का नियम होता है। कोण भुजा भुजा यानी ASS, क्या ये समरूपता का नियम होता है? ASS ये समरूपता का नियम नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है और यही अपने पास आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल, छठे चैप्टर से भी अपने पास 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले हैं। एक समरूपता की कसौटी से हमने चुना है और एक हमने जो BPT है, थेल्स थ्योरम है, वहां से चुना है। कहा यदि आकृति में D समांतर BC हो, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है? समांतर है, तो इसमें से कौन सा कथन है वो सही रहेगा? जब थेल्स थ्योरम होती है, जब थेल्स प्रमेय हम लगाते हैं, BPT थ्योरम लगाते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं कि अगर किसी एक त्रिभुज के समांतर कोई एक त्रिभुज की भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है तो वो शेष 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी अगर इसके समांतर हमने ये रेखा खींची है तो ये वाली रेखा इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यानी AD के बटे में DB लिख सकते हैं और AE के बटे में EC लिख सकते हैं। ये वाली कंडीशन सही रहेगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। लिखा है AD बटे DB, यानी AD के बटे में DB लिखा है और AE के बटे में EC लिखा है, यानी पहला वाला ऑप्शन है वही अपने पास क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे आप चाहे तो चेक करें और नहीं चेक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। आगे कहा है कि AD बटे AB, कि AD के बटे में क्या लिखा है? AB, और AE के बटे में क्या लिखा है? AC। तो ये भी हम वैसे सही लिख सकते हैं कि AD के बटे में AB लिखा जा सकता है और AE के बटे में AC लिखा जा सकता है, यानी ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। जब हम थेल्स थ्योरम को आगे और विस्तार पढ़ते हैं, वहां पर हम सवाल हल करते हैं, तो वहां पर समझ में आता है कि छोटे भाग के बटे में पूरा भाग लिख सकते हैं। इधर भी छोटे भाग के बटे में ये पूरा भाग लिख सकते हैं। आप चाहे तो DB के बटे में AB लिखें और EC के बटे में AC लिखें तो भी वो सही मान देता है, यानी ये वाला भाग भी सही है। फिर BD बटे AB, यानी BD के बटे में क्या लिखा है? AB लिखा है और C बटे में AC, यानी ये वाला भी हो सकता है, यानी ये भाग भी सही है। ये बात जो लिखी हुई है वो भी सही है कि BD के बटे में क्या लिखना है? AB, और C के बटे में क्या लिखना है? AC, यानी ये वाली बात भी सही होगी, यानी उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दबाजी ये नहीं करनी है कि हमने जैसे पहला ऑप्शन देखा तो एक बार विचार आता है कि जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, और हम जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए है वो सही कर देते हैं। आगे वाले ऑप्शन है वो भी एक बार चेक कर लेने हैं, हो सकता है उसके अंदर भी कोई सही ऑप्शन मिल जाए। तो जैसे लिखा था AD बटे AB, इसके बटे में ये लिख सकते हैं, इसके बटे में ये लिख सकते हैं, फिर इसके बटे में भी ये लिख सकते हैं, इसके बटे में भी ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर BPT के अंदर अपने पास 3 नियम होते हैं कि ये वाला भाग इसके बटे में ये लिखे, ये वाला भाग इसके बटे में ये लिखे, या फिर इसके बटे में ये पूरा लिख सकते हैं, इसके बटे में ये पूरा लिख सकते हैं, या फिर इसके बटे में ये पूरा लिख सकते हैं और इसके बटे में ये पूरा लिख सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 नियम बनते हैं, वो तीनों नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास चैप्टर नंबर 7 से निर्देशांक ज्यामिति से, वहां से अपने पास एक ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर कहा है कि बिंदु -4,5 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर दूरी सूत्र से रिलेटेड अपने सारी चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि दूरी x अक्ष से पूछी है, y अक्ष से पूछी है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, ये कोई बेसिक जानकारी है जो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम पढ़ते हैं। कि मूल बिंदु 0,0 है। अगर हम किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी लिख रहे हैं, जब भी दूरी की बात होती है तो चाहे जो पॉइंट है वो माइनस में हो या प्लस में हो, हमें हमेशा मान है वो प्लस में ही लिखना है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो x अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष से दूरी पूछे यानी y की वैल्यू लिखनी है, और y अक्ष से दूरी पूछी है यानी x की वैल्यू लिखनी है। भुज का पूछे तो x का मान लिखना है, कोटि का पूछे तो y का मान लिखना है। और भुज और कोटि वो दूरी नहीं होती है, वो मान होते हैं, तो वो आप प्लस और माइनस के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन जब भी दूरी पूछे तो वो हमेशा आपको प्लस के अंदर ही लिखनी है। मूल बिंदु 0,0, x अक्ष से दूरी y का मान, y अक्ष से दूरी x का मान, भुज x का मान, कोटि y का मान। दूरी सूत्र याद रखना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास होता है दूरी सूत्र।
तो यहाँ से ये सारी चीजें हमें पता रखनी है। एक्स अक्ष से दूरी पूछी है, एक्स अक्ष से दूरी यानी y का मान, तो y का मान कितना है, y का मान है 5, तो जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी 5। यहाँ पर पूछा होता कि y अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी यानी x का मान, तो x का मान कितना है -4, तो दूरी -4 नहीं लिखते, दूरी हम लिखते हैं 4, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं आती है, ध्यान रखना। तो जब भी दूरी का सवाल आ जाए तो जो ऑप्शन है उसके अंदर जो माइनस वाली वैल्यू है वो पहले ही काट देनी है, उनका कोई औचित्य नहीं है। एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो y की वैल्यू लिखनी है, y अक्ष से दूरी पूछा है तो x की वैल्यू लिखनी है। तो x अक्ष से दूरी पूछी थी, y का मान कितना है 5, तो दूरी आ जाएगी 5। अगर इसके अंदर पूछे कि भुज कितना है, तो भुज लिखेंगे -4, कोटि कितनी है तो कोटि लिखेंगे 5। यानी यहां से अपने पास सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। एक्स अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, भुज, कोटि, ये 4 सवाल बनते हैं। तो एक सवाल के अंदर अपने पास 4 सवाल छिपे हुए हैं, तो उन चारों सवालों को देखना है। अगला अपने पास त्रिकोणमिति का सवाल है। काय tan थीटा बराबर 5/12 है, तो sec थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/12। जब हम tan थीटा की बात करते हैं तो वहां पर हम त्रिकोणमिति अनुपात लिखते हैं लंब बटे आधार, यानी ये 5/12 है वो लंब बटे आधार का मान लिखा हुआ है। जो tan थीटा है वो हम लिखते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और tan थीटा का मान कितना दे रखा है 5/12, यानी लंब दे रखा है 5, आधार दे रखा है 12। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण ज्ञात करें तो कर्ण बराबर आ जाएगा अपने पास आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144, 25, 169, स्क्वायर हटाएंगे अंडूड आ जाएगा, तो आ जाएगा 13, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 13 आ गया। क्या पूछा है सेक थीटा, सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस के लिए लिखते हैं आधार बटे कर्ण, और सेक के लिए लिखते हैं कर्ण बटे आधार। सेक थीटा ज्ञात करना है, सेक थीटा हम लिखते हैं कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान आया 13, और आधार का मान कितना है 12, यानी 13/12। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होने चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात हम याद रखते हैं लाल बटा कका से कि L/K ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा, A/K यानी आधार बटे कर्ण ये हो जाएगा कॉस थीटा, L/A यानी लंब बटे आधार ये हो जाएगा अपने पास tan थीटा। अब tan का उल्टा करेंगे तो cot आ जाएगा, cos का उल्टा करेंगे तो sec आ जाएगा, और sin का उल्टा करेंगे तो cosec आ जाएगा, यानी आधार बटे लंब वो आ जाएगा cot थीटा, कर्ण बटे आधार वो आ जाएगा sec थीटा, और कर्ण बटे लंब वो आ जाएगा cosec थीटा। तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पता होने चाहिए, यहाँ से एग्जाम के अंदर एक सवाल आ सकता है। तो tan थीटा दे रखा था 5/12, तो यहाँ पर पता चला कि tan थीटा लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 है। हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का मान कितना ज्ञात किया 13। आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। फिर सेक थीटा पूछा है, सेक थीटा यानी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, तो जो सेक थीटा है वो आ गया 13/12। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। तो वैसे हो सकता है आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा ये मान भी पूछ लिए जाए। अगला, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। काय कोई मीनार है उसकी जो छाया है वो उसकी ऊंचाई के बराबर है। अब ध्यान रखना, जब भी कोई इस प्रकार का सवाल आता है जिसके अंदर कहा जाता है कि वस्तु की ऊंचाई और उसकी परछाई दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, तो वहां पर जो एंगल है वो 45 का बनता है। जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का बनता है 45 का। क्यों, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर बात करें, ये अपने पास मीनार है, ये मीनार और ये उसकी छाया, का ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना होगा, थीटा कितना होगा। यहाँ पर अगर हम इसको कहें तो ये लंब है, इसको कहें तो आधार है, यानी लंब बटे आधार वो क्या होता है tan थीटा होता है। अगर मैं कहूं कि ये x है तो ये भी कितना होगा x, क्योंकि कहा है कि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है,
तो अगर ये x माना है तो ये भी क्या होगा, x हो जाएगा। यानी लंब का मान भी x है, आधार का मान भी x है, बराबर में आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा क्यों? क्योंकि ये लंब और आधार का अनुपात है। लंब के बटे में क्या लिखा है, आधार लिखा है, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा हो गया। लंब को x माना तो आधार भी क्या आ गया, x। ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1। तो tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा 1 के बराबर कितने डिग्री पर होता है, वो होता है 45 डिग्री पर। यानी 1 को मैं tan 45 लिखूँ तो सही रहेगा, क्योंकि tan 45 एक ही होता है, और बराबर में आ जाएगा tan थीटा। का tan थीटा tan 45 डिग्री के बराबर है, यानी थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है, 45 डिग्री है। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो जब भी किसी वस्तु की छाया उसकी हाइट के बराबर होती है, तब हम कहते हैं कि वहां पर उन्नयन कोण कितने का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम किसी वस्तु से इस दूरी पर स्थित हैं कि वहां से उसकी हाइट और उसकी छाया दोनों बराबर मिल रही है, तो जो उन्नयन कोण है वो 45 का बन जाएगा। अगर हम 45 के आगे जा रहे हैं, यानी मीनार की ओर जा रहे हैं, जो वस्तु खड़ी है उसके पास जा रहे हैं, तो जो उन्नयन कोण है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि पास में जाएंगे तो गर्दन को ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। गर्दन ऐसी है तो उन्नयन कोण कम है, ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण है वो बढ़ता जाएगा। तो जब हम किसी वस्तु के पास में जाते हैं तो उन्नयन कोण बढ़ता है, और दूर जाते हैं तो उन्नयन कोण घटता है। ध्यान रखना है, जब किसी वस्तु को देखने के लिए, चाहे उस वस्तु को देखने के लिए ऊपर देखना पड़े या फिर नीचे, अगर गर्दन को ज्यादा ऊपर या नीचे करना पड़ रहा है तो उन्नयन कोण ज्यादा है, और कम ऊपर या नीचे करना पड़ रहा है तो कोण है वो कम है। किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर की ओर गर्दन कर रहे हैं मतलब उन्नयन कोण है, नीचे की ओर गर्दन कर रहे हैं मतलब अवनमन कोण है। ऊपर की ओर गर्दन ज्यादा कर रहे हैं तो उन्नयन कोण अधिक है, और कम ऊपर कर रहे हैं तो उन्नयन कोण कम है। नीचे की ओर अगर गर्दन ज्यादा झुका रहे हैं तो उन्नयन कोण अवनमन कोण है वो ज्यादा है, और गर्दन कम झुका रहे हैं तो अवनमन कोण कम है। ये ध्यान रखना है। यानी यहां से ये रिलेशन पता चलता है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वहां पर एकांतर कोण बनाते हैं, और वहां पर हम ये देखते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी का ही है कि उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण से होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बराबर होता है, या छोटा या बड़ा दोनों होता है। तो हमने कहा है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों को दिखाने का तरीका अलग होता है, कि जब हम किसी वस्तु को नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं, या फिर उस वस्तु के ऊपर कोई व्यक्ति है और वो हमें देख रहा है, तो हम उसको देख रहे हैं, वो हमें देख रहा है, दोनों स्थिति में जो कोण बनेगा वो बराबर आएगा। हम उसको देख रहे हैं, उन्नयन कोण है, वो हमें देख रहा है, अवनमन कोण है, क्योंकि उसे देखने के लिए हमें गर्दन को ऊपर करना पड़ रहा है तो उन्नयन कोण हो जाएगा। वो हमें देखने के लिए गर्दन नीचे कर रहा है तो अवनमन कोण होगा। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जितना कोण वहां से यहां पर बन रहा है उतना ही कोण यहां से वहां पर भी बनेगा। यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ये अपने पास कोई मीनार है, ये मीनार से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस मीनार के ऊपर भी कोई व्यक्ति है। अगर ये व्यक्ति इसको देख रहा है तो एक तो यहां से सीधी रेखा ये गई, एक यहां से दृष्टि रेखा ये जाएगी, ये दृष्टि रेखा जा रही है, तो इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण है। ये कोण कैसा है, उन्नयन कोण है। अगर यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी आंखों से एक सीधी रेखा इस प्रकार से जाएगी, और एक यहां से ये दृष्टि रेखा के रूप में जाएगी, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कहलाएगा अवनमन कोण। अब देखते हैं कि ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और ये वाली जो दृष्टि रेखा थी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ये दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी तिर्यक रेखा है। तो जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर कुछ अलग अलग कोण बनते हैं। वहीं पर हम एक कोण लिखते हैं एकांतर कोण। जहां पर जेड की आकृति बनती है इस स्थिति में तो वहां पर एकांतर कोण कहलाता है। तो ये जो एकांतर कोण है वो बराबर होता है, यानी अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, थीटा आएगा। तो ये तो अवनमन कोण था, ये उन्नयन कोण था, दोनों आपस में क्या आए, बराबर आए। तो हमें ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण है वो सदैव अवनमन कोण के बराबर होता है, न उससे छोटा होता है न ही उससे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, 5 मीटर ऊंचे एक मीनार से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है।
तो बिंदु से मीनार कितनी दूरी पर स्थित होगा। कहा है अपने पास 5 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार है, उसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। इस मीनार से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण 30 है। यहाँ पर पृथ्वी पर कोई बिंदु है, यहां से उसको देखते हैं तो एक तो आंखों से सीधी रेखा जाएगी और एक दृष्टि रेखा जाएगी जो इस वस्तु को देखेगी। तो यहाँ पर जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का है 30 का है। अब कहते हैं कि अवनमन और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है, क्योंकि जेड की आकृति बनती है एकांतर कोण बन जाता है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना आएगा 30 डिग्री। पूछा है बिंदु मीनार से कितनी दूरी पर स्थित होगा, यानी ये वाली दूरी बतानी है। कहते हैं कि ये दूरी कितनी है x मीटर। माना ये दूरी कितनी है x मीटर, तो ये अपने पास थीटा के सामने लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या लिखते हैं tan थीटा। तो tan थीटा अप्लाई करें, tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। लंब का मान कितना है 5, आधार कितना है x। tan 30 का मान 1/√3 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x का गुना 1 के साथ होगा तो x, और √3 का गुना 5 के साथ होगा तो 5/√3 मीटर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5/√3 मीटर। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 14, काय किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है। यानी एक वृत्त के बारे में कहा गया है, तो एक वृत्त बना लेना है। जैसे अपने पास वृत्त है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ में कितने का कोण बनाती है। यानी अगर यहाँ पर केंद्र है और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा जा रही है और यहाँ पर ये अगर स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला है तो ये त्रिज्या हो जाएगी। तो कहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये होगी स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ, ये जो त्रिज्या है इसके साथ में कितने का कोण बनाती है। तो यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु होता है वहां पर कितने का कोण बनता है 90 का, यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो ध्यान रखना है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा है उसके और त्रिज्या के मध्य स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का अगर ये कोण है, जैसे ये बाह्य बिंदु से कोई रेखा जा रही है, यहाँ पर अगर हम किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो 90 का कोण ये है, तो इसके सामने ये वाली भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली जब सवाल हल करते हैं तो दिमाग में गलती से ये कर्ण की धारणा आ जाती है। ये कर्ण नहीं है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। इन दोनों में से आप किसी को भी आधार और लंब ले सकते हैं, लेकिन ये वाली भुजा है वो हमेशा क्या रहेगी कर्ण रहेगी। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा ज्ञात करने को पूछा जा सकता है। यहाँ से 1 या 2 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो ये सवाल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और ध्यान रखना है कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 का कोण बनता है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी एक वृत्त पर अनंत स्पर्श बिंदु होते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कोई वृत्त है उसके व्यास के सिरों पर अगर हम स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखा आपस में समांतर होती हैं। यानी यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि एक वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये कुछ वृत्त से संबंधित कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखने। अगला सवाल है, एक वृत्त की परिधि व वर्ग के परिमाप बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कहा है अपने पास एक तो है वृत्त और वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, ये दोनों आपस में बराबर दिए गए हैं। वृत्त की परिधि यानी 2πr और वर्ग का परिमाप यानी 4 इंटू भुजा का 2πr है वो किसके बराबर है 4 इंटू भुजा के बराबर। का इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल के अंदर पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल वो हम लिखते हैं πr स्क्वायर। यह आ गया अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल लिखना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं
वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं भुजा स्क्वायर। अब या तो यहां से भुजा को हटा दो या फिर यहां से आर को हटा दो, क्योंकि दोनों का अगर अनुपात निकालना है तो दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो एक समान होने चाहिए। यहाँ पर आर भी है, भुजा भी है। या तो आर को हटा देना है, उसकी जगह भुजा लाना है, या फिर भुजा को हटा देना है, उसकी जगह आर लाना है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ हेल्प दे रखी है। यहाँ से अगर हम भुजा का मान निकालें, यहाँ से अगर भुजा का मान निकालें तो वो कितना आ जाएगा 2πr बटे में 4। यहाँ से भुजा की वैल्यू निकाली है, 4 गुणा में था, उधर गया तो भाग में, 2 से काटा कितनी बार, 2 बार, यानी भुजा बराबर आ जाएगा πr बटे 2। तो आप चाहे तो यहाँ पर πr बटे 2 लिख सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर है और भुजा की जगह क्या लिख सकते हैं πr बटे में 2 उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में 4। पूछा है वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी ऊपर तो लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल और बटे में लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर बटे में वर्ग का क्षेत्रफल क्या है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में 4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से एक पाई भी कट गया, यानी ये आया 1 बटे पाई बटे में 4। ये पाई बटे 4 है, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी ये बनेगा 4 बटे पाई। अब चाहे तो पाई की वैल्यू रख सकते हैं, पाई की जगह आ जाएगा 22 बटे में 7। 7 भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में, तो हो जाएगा 28 बटे में 22। काट सकते हैं, 2 से काटा ये कटेगा 14 बार, 2 से काटा ये 11 बार, यानी जो अनुपात है वो आ जाएगा 14:11, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। किस प्रकार से हल करना है, ये संबंध सवाल में दिया हुआ है कि परिधि यानी 2πr और वर्ग का परिमाप यानी 4 इंटू भुजा, ये आपस में दोनों क्या है बराबर। तो यहाँ से हमने भुजा की वैल्यू निकाली 2πr बटे में 4, 2 से काटा तो πr बटे 2, ये भुजा का मान आया। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था तो वृत्त का क्षेत्रफल तो डायरेक्ट लिखते हैं πr स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं भुजा स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए था, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल का भाग देना था, इसके बटे में ये लिखते हैं, तो ये πr स्क्वायर और बटे में क्या था भुजा का स्क्वायर। अब भुजा को हमें चेंज करना था, तो भुजा की जगह हमने लिखा πr बटे 2, πr बटे में 2, स्क्वायर किया तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये वाली वैल्यू हमने कहाँ पर पुट की है वर्ग के क्षेत्रफल में। वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, इसी का अनुपात चाहिए था। वृत्त का क्षेत्रफल तो सीधा लिखा हुआ है πr स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल है वो हो गया है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, तो यानी ये आया 1 बटे पाई बटे 4, ऊपर गया तो 4 बटे पाई, पाई की वैल्यू रखी 22 बटे 7, तो 7 ऊपर गया आ गया 28 बटे 22, 2 से काटा तो 14 बटे 11, यानी अनुपात आया 14:11। आप चाहे तो यहाँ से आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर बराबर 4 इंटू भुजा बटे में 2 पाई, ये अपने पास आ जाएगा आर का मान। फिर चाहे तो आप वृत्त के क्षेत्रफल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां से आप आर की वैल्यू दूसरी रख सकते हैं। इसको भुजा के अंदर रखना चाहते हैं तो आर को चेंज कर दीजिए, और अगर आर के अंदर चाहिए तो भुजा को चेंज करना है। हमने यहाँ से भुजा को हटाकर क्या लिखा है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में 4, हमने भुजा को चेंज किया है। संबंध ये है, इसका इस्तेमाल करना है, भुजा और त्रिज्या दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है, या तो भुजा को बदल दो या फिर त्रिज्या को बदल दो। अगला सवाल, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्य खंड केंद्र पर 45 का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री बटे में 360, पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर का स्क्वायर यानी त्रिज्या 7 इंटू 7, 7 से कट गया, 45 से अगर काटे तो ये कटेगा
8 बार, 2 से काटें, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 11 बार, यानी ये बन जाएगा 77/4। 77 में अगर 4 का भाग दें तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नाम 36, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला केवल पता होना चाहिए कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की जगह 45 और आर की जगह 7 फुट करना है और कैलकुलेट करना है, वैल्यू आ जाएगी 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जब हम घन की बात करते हैं तो घन का विकर्ण अगर ज्ञात करें तो जो घन का विकर्ण होता है अगर हम घन का विकर्ण लिखने जाए तो घन का विकर्ण कुछ इस प्रकार से, नॉर्मली अगर पूछा जाए किसी से कि घन का विकर्ण बताना है तो वो यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताएगा, ये वाली दूरी, और ये जो दूरी है उसके सामने वाला जो फलक है उस फलक का विकर्ण है। उस फलक का क्या है? विकर्ण है। हमें फलक का विकर्ण नहीं चाहिए, हमें उस घन का विकर्ण चाहिए। घन का विकर्ण मतलब ये वाला कोना है, यहां से इस वाले कोने तक जो दूरी है वो ज्ञात करनी है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए। हमें कौन सी दूरी चाहिए? यहां से लेकर यहां तक। और अगर ये वाली दूरी हम ज्ञात करना चाहते हैं तो एक वाली दूरी तो अपने पास ये है, एक दूरी अपने पास ये हो जाएगी, और एक अपने पास ये वाली भुजा है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फलक है उसका विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, और इस फलक के विकर्ण का भुजा के साथ में वापस विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो वहां से अपने पास जो घन का विकर्ण है वो आता है √3r, यानी √3 गुणा जो भुजा है, जो घन की जो भुजा है वो √3 इंटू भुजा, ये हो जाएगा घन का विकर्ण। ये 3D डायग्राम है, यहाँ पर इसको समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन आप 3D शेप की बात करते हैं तो 3D शेप के अंदर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। घन का विकर्ण अगर आप समझने जाएंगे तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि उसका विकर्ण किस प्रकार से निकालते हैं। अगर डायग्राम के द्वारा निकालने जाएंगे तो वो थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्योंकि ये वाली भुजा इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर रेखा खींचना वो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, वहाँ से आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझिएगा आप किसी घर के अंदर हैं और वो घन है, वो घन के आकार का है, तो उसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। वहाँ से एक कोने से लेकर दूसरे कोने की दूरी अगर निकालने जाते हैं तो एक तो वहाँ से सीधी रेखा नीचे की ओर आएगी जो उस घन की ऊंचाई होगी। अब नीचे वाले पॉइंट से लेकर अपने पैरों तक एक रेखा अगर खींचे तो वो नीचे वाला जो पृष्ठ है उसका विकर्ण होगा। तो नीचे वाले पृष्ठ का विकर्ण अगर भुजा L है तो वो जाएगा √2 इंटू L, और फिर उसका ऊंचाई के साथ में अगर पाइथागोरस प्रमेय से मान निकाले तो जो घन का विकर्ण है वो आ जाएगा अपने पास √3 है। अगला है प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? यानी स्टार्टिंग की अगर 17 हम प्राकृत संख्या लिखते हैं तो उनका माध्य क्या होगा? तो स्टार्ट की 7 प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है वो लिख देनी है। पहली होती है अपने पास 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये स्टार्ट की हमने 7 प्राकृत संख्याएं लिखी है, इसका माध्य ज्ञात करना है, यानी इन सभी को जोड़ना है और जितनी संख्या है उसका भाग देना है, यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे में आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। अगर योग करने जाए 1 + 2 3, 3 + 3 6, + 4 10, 5 15, 6 21 और 7 28, और संख्या कितनी है? संख्या है 7। 7 से काटे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार, यानी प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होगा वो कितना आ जाएगा? 7। तो इसके साथ ही
अपने जो पहली टेस्ट सीरीज थी, ऑप्शनल क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है पहली, उसका आज अपने पास लेक्चर फर्स्ट था। उसके अंदर आज हमने बोर्ड एग्जाम के अनुरूप ही 18 ऑप्शनल क्वेश्चन हल किए हैं। इसी प्रकार के ऑप्शनल क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर भी मिलेंगे। हम अगले 6 दिन तक ये ऑप्शनल क्वेश्चन इसी प्रकार से हल करते रहेंगे। डेली आपको ये 18 क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, आपको इन्हें हल करना है और लास्ट में इवैल्यूएशन के लिए आपको हमारे ऐप अरावली एकेडमी पर एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, जहां पर आप उसको हल कर सकते हैं और उसी टेस्ट सीरीज को हम अगले दिन अपने चैनल अरावली पाठशाला पर भी सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आप अरावली एकेडमी पर जाकर उस टेस्ट सीरीज को हल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अरावली एकेडमी का जो ऐप है उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल के अंदर टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल रहेगी। आप वहाँ से उस टेस्ट सीरीज को हल कर सकते हैं। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे अपने 49 डेज के चैलेंज के अंदर, तो आगे आपको और भी टेस्ट सीरीज के पेपर मिलेंगे और साथ में 2 प्री बोर्ड हैं, उनके भी वहाँ पर आपको निःशुल्क रूप से पेपर मिलेंगे। तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना है और हमारे ऐप अरावली एकेडमी को डाउनलोड कर देना है। धन्यवाद, टेक केयर। मिलते हैं एक लेक्चर नंबर 2 के साथ।